नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य संगम धाम में। तो रासो साहित्य हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था परमाल रासो। आज पढ़ना है हमको पृथ्वीराज रासो। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो चलिए पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो। रचनाकार है इसके चंदवरदाई। रचना काल है 1193। रचनाकार है चंदवरदाई। समय है इसका 1193। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो के 61 सर्ग चंदवरदाई ने लिखे थे और शेष 8 छंद उनके पुत्र जलहर ने पूरे किए थे। तो ये जो है अधूरा ग्रंथ ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो। इसको इनके पुत्र ने पूरा किया था बाद में, जलहर ने। और ये काव्य देखें तो प्रबंधात्मक काव्य है। शैली इसमें पिंगल शैली है। कुल सर्ग हैं 69, 69 सर्ग हैं इसमें, जिनको समय कहा गया है। प्रश्न तो ये भी बनता है कि इसके जो भाग हैं या अध्याय हैं इनको क्या कहा गया है, तो इनको समय कहा गया है। तो पृथ्वीराज रासो में 59 समय है। नायक है इसका पृथ्वीराज चौहान और नायिका है संयोगिता। पृथ्वीराज रासो के निम्नलिखित 4 रूपांतरण उपलब्ध हैं। पहला है बृहद रूपांतरण। इसमें छंदों की संख्या है 16,306। बृहद रूपांतरण, इसमें सर्गों की संख्या है 16,306। छंद है इसमें 69 समय है। और इसका प्रकाशन नागरिक विचारणी सभा काशी से हुआ था और इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा है मध्यम रूपांतरण। इसमें 7,000 छंद हैं। इसकी प्रतियां बीकानेर एवं अबोहर में सुरक्षित हैं। तीसरा है लघु रूपांतरण। इसमें 3500 छंद हैं, 19 सर्ग हैं। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। चौथा है लघु संस्करण। इसमें लघुत्तम रूपांतरण। इसमें 1300 छंद हैं और इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो माना है। इसका संपादन डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने किया। तो ये जो आखिरी वाला है लघुत्तम रूपांतरण, इसका संपादन किया है माता प्रसाद गुप्त ने। ठीक है। तो इसके कितने संस्करण मिलते हैं? अभी तक 4 मिलते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा है, उसमें 16,306 छंद हैं, 69 समय हैं। दूसरे में 7,000 छंद हैं। तीसरे में है 3500 छंद और 19 सर्ग हैं। और आखिरी वाले में है 1300 छंद। कर्नल जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज के काव्य सौंदर्य पर रीझ कर इनके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है तथा इसका प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से आरंभ किया। और इसी बीच डॉक्टर बूलन ने 1875 में जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नामक रचना, ये जो बूलर थे इनको मिली है ये जयानक कवि की रचना पृथ्वीराज विजय, और इसके अनुसार इन्होंने इसको अप्रमाणिक घोषित किया है पृथ्वीराज रासो को। ठीक है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित करने वाले कौन है? तो ये बूलर साहब हैं। और इन्होंने किसके अनुसार किया है, किसके आधार पे? तो जयानक कवि थे, इनकी थी पृथ्वीराज विजय, इसके आधार पे इसको अप्रमाणिक घोषित किया है। ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है यहाँ से। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वानों में मतभेद हुए और कुछ लोग इसको अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक और कुछ मानते हैं प्रमाणिक। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन मानता है प्रमाणिक इसको, कौन मानता है अर्ध प्रमाणिक और कौन मानता है इसको प्रमाणिक। तो हम देखते हैं पहले अप्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं। अप्रमाणिक मानते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर, शुक्ल मुरारी दीन, श्यामल दास और मोतीलाल मनारिया। इतने लोगों ने इसको अप्रमाणिक माना है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं अगरचंद नाहटा, मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति कुमार चटर्जी। इन लोगों ने अर्ध प्रमाणिक माना। और प्रमाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, जेम्स टॉड, हरियोध, दशरथ शर्मा, नगेंद्र, मिश्र बंधु और ग्रियर्सन। तो इतने लोगों ने इसको प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, नगेंद्र, दशरथ शर्मा, हरियोध, जेम्स टॉड,
विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल महतो वियोगी और श्याम सुंदर दास, हाँ इतने सब ने माना है इसको प्रमाणिक। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कौन किसने माना है प्रमाणिक, किसने अर्ध प्रमाणिक और कौन मानता है इसको अप्रमाणिक। फिर देखते हैं पृथ्वीराज रासु की भाषा का प्रश्न। अपभ्रंश मानने वाले विद्वान, तो कुछ लोग पृथ्वीराज रासु की भाषा को मानते हैं अपभ्रंश। तो कौन कौन मान रहे हैं? मुनि कांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन लोगों ने पृथ्वीराज रासु की भाषा को माना है अपभ्रंश। मुनि कांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा मानते हैं दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मनारिया। दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा और मोतीलाल मनारिया, ये लोग मानते हैं डिंगल भाषा मिश्रित ब्रजभाषा है इसकी। और पिंगल शैली एवं ब्रजभाषा मानने वाले विद्वान हैं उदय नारायण तिवारी, नामवर सिंह ग्रियर्सन और श्याम सुंदर दास शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा, विपिन बिहारी त्रिवेदी। इतने लोगों ने क्या माना है इसकी भाषा को? पिंगल शैली मिश्रित ब्रजभाषा मानने वाले हैं ये उदय नारायण तिवारी, नामवर सिंह ग्रियर्सन, शुक्ल, श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा और विपिन बिहारी त्रिवेदी। आगे बढ़ते हैं पृथ्वीराज रासु की भाषा का प्रश्न के महत्वपूर्ण सर्ग। पृथ्वीराज रासु के महत्वपूर्ण सर्ग देखते हैं। पहला सर्ग है, इसमें आदि पर्व समय है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय दिया हुआ है पहले सर्ग में। दूसरा सर्ग है, इसमें दशम समय है दूसरे सर्ग में, और इसमें विष्णु के दल अवतारी का वर्णन और राम कथा का भी वर्णन मिलता है। 20वां सर्ग है, इसमें पद्मावती समय है 20वें सर्ग में। और 57वां सर्ग है, इसमें कैमास वध समय है। और 61वां सर्ग है, इसमें कन्नौज समय है, कन्नौज का समय, और ये सबसे बड़ा और रासो का केंद्रीय भाग है। और 69वां सर्ग है, ये महोबा समय है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 58 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो 69 इसमें समय है और 58 सर्ग हैं। 58 छंद हैं, 69 समय हैं। तो 58 छंदों में मुख्य हैं जैसे कवित्ते, भुजंगी, चौपाई, दोहा आदि। पृथ्वीराज रासो में दी गई घटनाएं एवं इतिहास वर्णित घटनाओं की तिथियों में 80 एवं 90 वर्षों का अंतर मिलता है। इसके निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की है और उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो में दी गई तिथियां व विक्रम संवत में न होकर आनंद संवत में हैं। यदि आनंद संवत के अनुसार गणना करें तो तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती। और ये सारा विवरण हमको मिलेगा शुक्ल जी के इतिहास में। रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है वहाँ पे ये सारा मिल जाएगा। नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना माना है। मुक्तक काव्य मानते हैं नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में माना है। वे अंश प्रमाणिक मानते हैं तथा वे अंश प्रमाणिक हैं तथा जिन अंशों में सुख सुखी संवाद नहीं मिलता वे अंश अप्रमाणिक हैं, ऐसे मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कि जिन अंशों में सुख सुखी संवाद मिलेगा वो तो है प्रमाणिक और जिनमें सुख सुखी संवाद नहीं मिलेगा वो है अप्रमाणिक, ऐसा मानते हैं हजारी। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विशाल घटनाकोश कहा है, ये महत्वपूर्ण है। विशाल घटनाकोश पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है? तो नगेंद्र जी ने। गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। और पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचकों के कुछ मत दिए हैं। शुक्ल जी का मत है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका लिखा गया पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रथम महाकवि हैं चंद्रवरदाई और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, ऐसा मानते हैं शुक्ल जी। एक और कथन है शुक्ल जी का, पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो इसको जाली कहने वाले हैं शुक्ल जी।
श्याम सुंदर दास का स्टेटमेंट है कि पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य का पिंगल भाषा का ग्रंथ है। ये इन्होंने कहा है श्याम सुंदर दास जी ने। बच्चन सिंह का है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ये भी बच्चन का है। ये दोनों कथन महत्वपूर्ण हैं बच्चन सिंह के। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ये दोनों कथन है बच्चन सिंह के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन स्वर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिब्ध मानना चाहिए, ये हजारी जी का है। युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ा भिन्न और बड़ी हुई थी। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर से पढ़ते हैं इनका कथन हजारी जी का। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और बड़ी हुई थी। ये हजारी जी का था। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। यह मुनिजिन विजय का। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल ही बेठिकाने का ग्रंथ है और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये शुक्ल जी ने कहा है पृथ्वीराज रासो के विषय में। और कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो की भाषा के व्याकरण पर सबसे पहले विचार बीम्स ने किया था 1873 में। ठीक है, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो की भाषा के व्याकरण को लेकर विचार करने वाले कौन हैं, तो बीम्स महोदय। हरनले दूसरे भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर विचार किया। तो सबसे पहले विचार किया है बीम्स ने और दूसरी बार विचार करने वाले हैं हरनले। चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो की भाषा सड़ भाषा कहा है। सड़ भाषा बताया है चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को। तो ये आज हमने पढ़ा है पृथ्वीराज रासो, और इससे पिछली वीडियो में हमने परमाल रासो पढ़ा था। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे जैन साहित्य अगली वीडियो में।